साल 1995 की एक रात। मतलब दिल्ली की सड़कें एकदम शांत और सुनसान थीं और गश्त कर रही पुलिस की एक टीम को अचानक हवा में कुछ जलने की गंध आती है। हाँ, और ये गंध मतलब ये कोई आम बदबू नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये किसी रसोई से उठने वाली या तंदूर में पक रहे किसी लजीज खाने की महक तो कतई नहीं थी। एकदम सही। ये एक ऐसा गाढ़ा चिपचिपा सा धुआं था और एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली बदबू थी जिसने उन पुलिस वालों की जो पेशेवर शंकाएं होती है ना, उन्हें तुरंत जगा दिया। पुलिस को तुरंत अलर्ट कर दिया था इसने। हाँ, तो द डीप डाइव की इस नई चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा ये गहन विश्लेषण एक ऐसी सच्ची घटना की परतों को खोलने जा रहा है जिसने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। और आज हमारी जो स्रोत सामग्री है वो हमें उसी खौफनाक तंदूर मर्डर की इसकी बहुत गहराई में ले जा रही है। बिल्कुल। आज हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक साधारण से रेस्टोरेंट से उठने वाले उस रहस्यमयी धुएं ने एक बहुत ही रसूखदार राजनीतिक चेहरे के सबसे काले सच को बेनकाब कर दिया। सही बात है। मतलब मैं ये सोच रही थी कि रोजमर्रा की चीजें जैसे कि एक रेस्टोरेंट का तंदूर जिसे हम आमतौर पर अच्छे खाने, परिवार के साथ समय बिताने और उत्सव का प्रतीक मानते हैं, वो अचानक एक इतने भयानक अपराध का केंद्र कैसे बन सकता है? ये विचार ही अपने आप में बहुत सेरन पैदा करने वाला है ना? हाँ। और इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक पहलू जो है वो ये है कि ये मामला केवल एक हत्या तक सीमित नहीं रहता। अच्छा? हाँ, जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये कहानी मुख्य रूप से सत्ता के अहंकार की है। सत्ता का अंधा नशा। बिल्कुल। ताकत के उस अंधे नशे और सबूत मिटाने की एक ऐसी विभत्स कोशिश की कहानी है जो शायद हमारी और आपकी कल्पना से भी परे है। बाप रे। ये विश्लेषण हमें बताता है कि कैसे राजनीतिक सत्ता के इतने ऊंचे पायदान पर बैठा एक व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी ताकत उसे हर कानून से ऊपर रखती है। मतलब उससे लगता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एकदम सही। हत्या के बाद सबूत को नष्ट करने का जो तरीका अपनाया गया वो महज एक अपराध को छिपाने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। तो फिर वो क्या था? वो उस चरम घमंड का एक डरावना प्रदर्शन था जहां एक इंसान ये सोचता है कि वो एक दूसरे इंसान के वजूद को ही राख में तब्दील कर देगा और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मतलब वो खुद को भगवान समझने लगता है। बिल्कुल। और यही सत्ता का नशा इस कहानी के बिल्कुल पहले पन्ने पर नजर आता है। अगर हम 1995 की उस रात के घटनाक्रम पर वापस लौटे तो स्रोत हमें बताता है कि दिल्ली पुलिस की वो टीम अपनी रूटीन ड्यूटी पर थी। हाँ, वो सिर्फ गश्त लगा रहे थे। शहर सो रहा था और तब वो बदबू आई। अब सोचने वाली बात ये है कि एक कमर्शियल इलाके में जहाँ इतने सारे रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ किसी तंदूर से धुएं का आना कोई बहुत बड़ी या असामान्य बात तो नहीं मानी जानी चाहिए, राइट? नहीं, आमतौर पर तो लोग यही सोचेंगे कि कहीं खाना बन रहा है। हाँ, लेकिन पुलिस ने उस धुएं को इग्नोर नहीं किया। ये कोई हादसा या रसोई का काम नहीं था। ये उस खौफनाक कड़ी का पहला हिस्सा था जिसने पुलिस को उस बंद रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होने पर मजबूर कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस रात पुलिस को उस धुएं और बदबू में ऐसा क्या अलग लगा, मतलब जिसने उन्हें किसी अनहोनी का इतना पक्का सिग्नल दे दिया? इसके पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। देखिए, जब हम किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट के तंदूर के बारे में सोचते हैं तो वहाँ कोयले, लकड़ी या मसालों की एक खास महक होती है ना? या जो खाने की खुशबू होती है। बिल्कुल। लेकिन जब एक इंसानी शरीर को आग के हवाले किया जाता है तो प्रक्रिया बिल्कुल अलग हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि इंसानी शरीर में पानी और वसा, मेरा मतलब है फैट, उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। जब शरीर को तंदूर जैसी एक बहुत ही बंद और गर्म जगह पे जलाया जाता है तो वो फैट पिघलने लगता है। अरे बाप रे। और वो पिघलता हुआ फैट एक बहुत ही गाढ़ा, एकदम काला और चिपचिपा धुआं पैदा करता है। ये धुआं किसी सामान्य धुएं की तरह हवा में उड़ता नहीं है। मतलब वो फैलता नहीं है आसानी से? नहीं, वो आसपास के वातावरण में एक भारीपन पैदा कर देता है। और सबसे बड़ी बात, जलते हुए बालों, त्वचा और मांस की जो दुर्गंध होती है वो इतनी ज्यादा तीखी होती है कि आप उसे मसालों या किसी खाने की महक से छुपा ही नहीं सकते। ये तो बहुत खौफनाक है। हाँ, तो पुलिस की टीम भले ही उस वक्त ये नहीं जानती थी कि शटर के पीछे जल क्या रहा है, लेकिन उनके अनुभव ने उन्हें ये पक्का बता दिया था कि अंदर जो भी आग लगी है
वो सामान्य आग तो बिल्कुल नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का कोई सीन हो, बहुत सटीक तुलना है ये। है ना, जहाँ एक अपराधी बहुत ही चालाकी से सब कुछ मिटा देना चाहता है। वो सोचता है कि उसने कोई परफेक्ट क्राइम कर दिया है। वो हर सुराग को खत्म करने के लिए आग का इस्तेमाल करता है। हाँ, आग सबसे आसान तरीका लगता है। लेकिन वो अनजाने में एक ऐसी गलती कर बैठता है जो सीधे पुलिस के लिए एक अलार्म का काम कर जाती है। मतलब आग का बुनियादी काम तो चीजों को जलाकर राख कर देना है। बिल्कुल। पर यहाँ तो आग ने सुराग मिटाने के बजाय सुराग पैदा कर दिए। और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। अपराधी ने जिस आग का इस्तेमाल सबसे अहम सबूत यानी उस मृत शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किया था, उसी आग ने उसका सबसे बड़ा भंडाफोड़ कर दिया। वाओ। आग अपना काम कर रही थी, वो शरीर को राख में बदल रही थी, लेकिन आग के साथ उठने वाला वो भारी धुआं और जलने की वो भयंकर बदबू, वही वो पुख्ता सुराग बन गई जिसने पुलिस को सीधे उस दरवाजे तक खींच लिया। मतलब कुदरत ने अपना खेल खेल दिया। हाँ, जब पुलिस ने उस बंद रेस्टोरेंट का शटर उठाकर अंदर देखा और उन्होंने उस सुलगते हुए तंदूर के अंदर झांका तो उन्हें इंसानी शरीर के टुकड़े मिले। अपराधी ने तो यही सोचा था कि आग की लपटें उसके राज को दफन कर देंगी, लेकिन असल में उस धुएं ने आसमान में चीख चीख कर इशारा कर दिया कि अंदर क्या अमानवीय कृत्य चल रहा है। तंदूर के अंदर इंसानी शरीर के टुकड़ों का मिलना, ये कल्पना करना ही अंदर तक सहरा देता है। बिल्कुल। और यहाँ से ये कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। जब पुलिस ने उन टुकड़ों की आगे जांच की तो जो सच सामने आया वो उस धुएं से भी ज्यादा भयानक था। वो सच क्या था? स्रोत सामग्री बहुत साफ शब्दों में बताती है कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी हत्या थी और इसे अंजाम देने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उस समय का एक बहुत बड़ा और रसूखदार राजनीतिक चेहरा था। एक बहुत बड़ा नेता। हाँ, और स्रोत में हत्या के पीछे का कारण आरोपी का अपनी पत्नी पर शक होना बताया गया है। शक और गुस्सा। जी, स्रोत कहता है कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया और गुस्से में उसकी हत्या कर दी। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। विरोधाभास किस संदर्भ में? देखिए, स्रोत एक तरफ तो कह रहा है कि आरोपी ने गुस्से में आकर हत्या कर दी। अब गुस्सा तो अक्सर एक तात्कालिक भावना होती है ना। हाँ, एक पल का रिएक्शन। बिल्कुल। इंसान एक पल के लिए अपना आपा खो बैठता है और कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसकी उसने कोई प्लानिंग नहीं की होती। लेकिन उसी स्रोत में इस घटना को एक सोची समझी हत्या भी करार दिया गया है। कैलकुलेटेड मर्डर। हाँ, तो अचानक आए उस गुस्से में की गई हत्या और फिर एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे टुकड़ों में काट कर पैक करके रेस्टोरेंट के तंदूर तक ले जाने की जो ये ठंडी और सोची समझी योजना है, इन दोनों के बीच तो एक बहुत बड़ी खाई है। ये बहुत ही जायज सवाल है ना? तो ये अचानक आया गुस्सा एक विभत्स आपराधिक साजिश में कैसे बदल गया? ये क्रिमिनल साइकोलॉजी यानी आपराधिक मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल पहलू है और ये सत्ता में बैठे लोगों के बर्ताव को समझने में मदद करता है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम स्रोत में दिए गए विवरणों को देखें तो ये साफ होता है कि हत्या का शुरुआती ट्रिगर शायद वो बेलगाम गुस्सा और शक ही था। एक पल का अंधा क्रोध। हाँ, जिसमें पिस्तौल निकाली गई और हत्या कर दी गई। लेकिन असली जो सोची समझी साजिश का हिस्सा है वो हत्या के तुरंत बाद शुरू होता है। कवर अप करने का काम। बिल्कुल। जब एक आम इंसान गुस्से में कोई अपराध करता है तो वो घबरा जाता है, वो भागने की कोशिश करता है या पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है। सही बात है। लेकिन जब एक रसूखदार व्यक्ति जिसे अपनी ताकत का अहंकार है, जब उसे महसूस होता है कि उसने हत्या कर दी है तो उसका दिमाग एक अलग ही दिशा में भागता है। वो बचने के रास्ते खोजने लगता है। हाँ, उसका पहला विचार अपनी कुर्सी, अपना वो सत्ताधारी चेहरा और अपनी छवि को बचाने का होता है। अपनी पत्नी की हत्या करना क्षणिक हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये प्लान करना कि शरीर को काटा कैसे जाए, उसे सूटकेस या बोरों में कैसे छिपाया जाए, गाड़ी में रखकर शहर के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट तक कैसे ले जाया जाए और फिर आधी रात को तंदूर जलाकर उसे राख में कैसे बदला जाए, ये सब गुस्से में नहीं होता। ये तो बहुत ही ठंडे दिमाग का काम है। बिल्कुल, ये पूरी क्रूरता के साथ की गई प्लानिंग का नतीजा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो गुस्सा सिर्फ एक चिंगारी था। हाँ, सिर्फ एक ट्रिगर जिसने हत्या करवाई, लेकिन उसके बाद के जो घंटे थे जिनमें लाश को ठिकाने लगाने का पूरा खाका तैयार हुआ, वो पूरी तरह से क्रूर और शातिर दिमाग का काम था। और इसी वजह से इसे सिर्फ एक घरेलू विवाद नहीं माना जाता, ये एक भयानक साजिश है।
सत्ता में बैठे किसी शख्स का ये सोचना कि वो इतना जघन्य अपराध करके भी आसानी से बच निकलेगा, ये दिखाता है कि उसे पक्का यकीन था कि कानून उस तक पहुंच ही नहीं सकता। उससे लगता था कि सिस्टम उसकी जेब में है। एकदम सही। ये एक ऐसी मानसिकता है जो मानती है कि व्यवस्था उसके लिए काम करती है, और इसी सोच ने एक पल के गुस्से को इतिहास के सबसे विभत्स मामलों में से एक बना दिया। और सबूत मिटाने की इस पूरी प्रक्रिया पर हमारी स्रोत सामग्री बहुत ज्यादा जोर देती है। मतलब हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाना किसी भी अपराधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है ना। सबसे मुश्किल काम वही होता है। हाँ, और इस मामले में अपराधी ने हर सबूत मिटाने के लिए तंदूर का इस्तेमाल किया। अब इस कदम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने अपने ही पैरों के निशान मिटाने के लिए ऐसा रंग इस्तेमाल किया हो जो अंधेरे में चमकता है। बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया आपने। मतलब सोचिए ना, एक सार्वजनिक जगह, एक कमर्शियल रेस्टोरेंट, माना कि वो उस वक्त बंद था, लेकिन वो शहर के एक बहुत ही व्यस्त इलाके में था, दिल्ली के एकदम दिल में। हाँ, ऐसे इलाके के तंदूर का इस्तेमाल किसी लाश को जलाने के लिए करना ये कितनी बड़ी बेवकूफी थी, या फिर ये कितना बड़ा अहंकार था। वो किसी जंगल या सुनसान जगह का चुनाव भी तो कर सकता था। ये बेवकूफी से कहीं ज्यादा उस अंधे अहंकार का मामला है। सत्ता का अहंकार। हाँ, एक राजनेता जो खुद को सिस्टम का मालिक समझता है, उसके सोचने का तरीका आम अपराधियों से बहुत अलग होता है। कैसे? एक आम अपराधी पुलिस से छिपने के लिए शहर से दूर भागता है, लेकिन यहाँ अपराधी ने एक ऐसे रेस्टोरेंट को चुना जो उसके अपने प्रभाव क्षेत्र में था, जहाँ उसकी चलती थी। बिल्कुल। ये सोचना कि वो शहर के बीचों बीच तंदूर में इंसानी शरीर जला देगा और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उससे सवाल करे, ये दिखाता है कि उस व्यक्ति के अंदर कानून का या पुलिस का कोई खौफ बचा ही नहीं था। उसे लगा होगा कैद है, किसी ने देख भी लिया तो वो पैसे और पावर से उसे चुप करा देगा। एकदम। और तंदूर का चुनाव इसलिए भी किया गया होगा क्योंकि तंदूर एक ऐसा उपकरण है जो पहले से ही आग और जलाने के लिए बना है। तो उसे लगा कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, अपराधी ने सोचा कि ये एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान है। लेकिन वो ये भूल गया कि प्रकृति के नियम और भौतिक विज्ञान किसी की सत्ता नहीं मानते। और यही वो मात खा गया। स्रोत में एक बहुत ही ताकतवर लाइन है, धुएं और बदबू ने पूरा राज खोल दिया। क्या? ये लाइन साबित करती है कि इंसान चाहे खुद को कितना भी बड़ा या ताकतवर समझ ले, प्रकृति और परिस्थितियों पर उसका कोई बस नहीं चलता। कुदरत अपना काम करती है। बिल्कुल। जैसा कि हमने पहले बात की, शरीर के जलने की जो रासायनिक प्रक्रिया है, उसे सत्ता के रसूख से नहीं बदला जा सकता। वो फैक्ट जलने का धुआं। हाँ, अपराधी ने आग का तापमान तो कंट्रोल कर लिया होगा, लेकिन वो उस धुएं के उड़ने की दिशा और उसकी तीखी गंध को कंट्रोल नहीं कर सका। अक्सर सबसे चालाक अपराधी भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी ही गलती कर बैठते हैं, और सच्चाई बाहर आ ही जाती है। हमेशा प्रकृति अंततः सच्चाई को बाहर ले ही आती है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जितना डरावना है, ये समाज के लिए उतनी ही बड़ी एक चेतावनी भी है। हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि ये मामला केवल दिल्ली पुलिस की एक फाइल बनकर नहीं रह गया। नहीं, ये पूरे देश में फैल गया था। रातों रात। हाँ, ये पूरे देश में तंदूर मर्डर केस के नाम से मशहूर हो गया, और इस अपराध ने आम लोगों को अंदर तक डरा दिया था। लोगों में खौफ बैठ गया था। हाँ, तो अब यहाँ मेरा ये सवाल उठता है कि हमारे समाज में, दुनिया भर में हर दिन न जाने कितने अपराध होते हैं, अखबारों के पन्ने भरे रहते हैं, लेकिन इस विशेष घटना में ऐसा क्या था जिसने इसे एक राष्ट्रीय खौफ का कारण बना दिया? इसके पीछे बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये शहर के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट में हुआ? रेस्टोरेंट वाला पहलू इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन बात सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। देखिए, ये घटना समाज के विश्वास की नींव पर एक बहुत बड़ा प्रहार थी। वो कैसे? जब लोग रेस्टोरेंट के बारे में सोचते हैं तो वो उसे एक सेफ स्पेस मानते हैं। परिवार वहां जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग दिन भर की थकान मिटाने वहां पहुंचते हैं। हाँ, अच्छा खाना खाने। बिल्कुल। और जब अचानक ये खबर आती है कि उसी सुरक्षित जगह की चार दीवारी के पीछे, उसी तंदूर में जिसमें कुछ घंटे पहले तक लोगों के लिए खाना पक रहा था, वहां एक महिला की लाश को टुकड़ों में काटकर जलाया जा रहा था, तो ये खुलासा लोगों के मनोविज्ञान को झकझोर देता है। ये उन सभी जगहों के प्रति हमारे नजरिए को डरावना बना देता है जिन्हें हम सेफ मानते हैं। एक तरह से वो जगह जो जीवन का पोषण करती है, जो अन्न पकाती है, वही मौत को छुपाने का और बर्बरता का एक साधन बन गई। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत भयानक विचार है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण था अपराधी का राजनैतिक रसूख, उसका नेता होना। हाँ,
समाज में लोग नेताओं को एक संरक्षक के रूप में देखते हैं। उनकी सफेद पोशाक को सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल, लोग उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन इस घटना ने आम जनता के मन में ये गहरा डर पैदा कर दिया कि जिन चेहरों को हम इतना सम्मान देते हैं, उनके पीछे कितनी अमानवीय और खूनी सच्चाई छिपी हो सकती है। मतलब कोई इतना गिर सकता है? सत्ता के गलियारों में चलने वाला व्यक्ति जब इतना क्रूर हो सकता है कि अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से खत्म कर दे और सबूत मिटाने के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर दे, तो आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इस केस ने देश को ये दिखा दिया कि ताकत अक्सर इंसान को किस हद तक अमानवीय बना सकती है। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये इस बात का प्रतीक बन गया कि रसूखदार लोग कानून के साथ कैसे खिलवाड़ करने की हिम्मत रखते हैं। जब सत्ताधारी लोग जिन्हें समाज की रक्षा करनी चाहिए वही भक्षक बन जाए, तो समाज का डरना बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल। इस पूरे विश्लेषण ने उस रात की घटना को एक बिल्कुल नए नजरिए से हमारे सामने रखा है। हमने बहुत विस्तार से समझा कि कैसे एक क्षणिक शक और गुस्से ने एक खौफनाक साजिश का रूप ले लिया, और कैसे अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। हाँ, कैसे सत्ता के अहंकार ने उसे एक ऐसा कदम उठाने की हिम्मत दी जो इंसानियत को शर्मसार कर दे, और अंत में कैसे प्रकृति के एक छोटे से इशारे यानी उस अजीब से धुएं ने सत्ता के एक बहुत बड़े और काले राज को हमेशा के लिए फाश कर दिया। तो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि सच्चाई की अपनी एक अलग आवाज होती है। वो अपना रास्ता खोज ही लेती है। अपराध चाहे कितना भी बड़ा और शातिर क्यों ना हो, और अपराधी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, हमेशा कुछ ऐसे सुराग पीछे छूट ही जाते हैं जिन पर इंसान का कोई बस नहीं चलता। सही बात है। सत्ता का अहंकार भौतिक विज्ञान और प्रकृति के नियमों को नहीं हरा सकता। और इस बात को हमारे स्रोत सामग्री की आखिरी लाइन से बेहतर कोई और वाक्य नहीं समझा सकता। वो लाइन बहुत गहरी है। हाँ, स्रोत का अंत इस बहुत ही प्रभावशाली वाक्य के साथ होता है, कुछ राज आग में जलकर भी नहीं छुपते। वाओ! ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरे तंदूर मर्डर केस का सबसे सटीक और मार्मिक निष्कर्ष है। ये वाक्य इस बात का प्रमाण है कि इंसान अपने अपराधों को मिटाने की कितनी भी कोशिश कर ले, न्याय की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में या किसी न किसी संयोग से आगे बढ़ ही जाती है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले यहाँ एक ऐसा विचार है जो इस पूरे विश्लेषण के बाद जहन में आता है और ये बहुत गहरे सोचने पर मजबूर करता है। जरा इस परिदृश्य की कल्पना कीजिए, अगर 1995 की उस रात हवा का रुख कुछ अलग होता, अगर धुआं उस तरफ नहीं जाता, या फिर दिल्ली पुलिस की वो गश्ती टीम अपनी रूटीन ड्यूटी करते हुए उस रास्ते से न गुजर रही होती, तो क्या होता? अगर वो जलने की बदबू और वो गाढ़ा धुआं रात के अंधेरे में आसमान में कहीं खो जाता और किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती, तो क्या होता? इसे सोचकर ही डर लगता है। क्या आज एक रसूखता राजनीतिक चेहरा एक इंसान के वजूद को पूरी तरह से राख में मिलाकर एक बेहद आम, बेदाग और सम्मानित जिंदगी जी रहा होता? शायद। हाँ, ये विचार ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि न्याय और एक परफेक्ट क्राइम के बीच की जो रेखा है वो कभी-कभी कितनी बारीक होती है। बहुत बारीक। और कभी-कभी ये न्याय सिर्फ एक छोटे से संयोग, जैसे कि हवा में उड़ते हुए धुएं की दिशा पर